स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन। द कश्मीर फाइल्स 2022 की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर और एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, सबने देखा है और एक्चुअली में आंखें खोल देने वाली फिल्म थी। एक हार्ड हिटिंग रियलिटी सबके सामने आई और सबने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्रेज भी किया। लेकिन जो आपको नहीं पता, द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड एक डॉक्यू सीरीज है जो कि रिलीज होने जा रही है 11 अगस्त को और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस एकदम आपकी दुआएं। आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी, सो ऐसा क्या था कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड में, क्या ऐसा रह गया था बताना लोगों को कि आपने ये डॉक्यू सीरीज बनाने के बारे में सोचा? बिकॉज कश्मीर फाइल्स आई थिंक अपने आप में एक प्रॉपर फिल्म थी जिसमें जो लोगों को बेहद पसंद आई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई बयां करी कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। बट अब ऐसा क्या रह गया है कि ये फिल्म हमें देखनी पड़ेगी? ये देखिए, मैं दो तरह से बता सकता हूँ। एक, हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो लड़के या लड़की की फ़ोटो भेजते हैं और उसका थोड़ा कि इंजीनियर है लड़की और ये है लड़का, ये है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भेज देते हैं उसका। और जब वो पसंद आ जाए आपको लड़की या लड़का तो उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कुंडली मंगाते हैं। कुंडली मिला। तो यही समझ लीजिए कि कश्मीर फाइल्स जो थी वो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ और फोटो थी। ये जो है उसकी असली कुंडली है। या आप जैसे एक बुक में पीछे पढ़ते हैं और वो डिसाइड करते हैं चलो अच्छा लेट मी सी अंदर क्या है, तो इट्स लाइक दैट। ये जो है ये पूरी तरह से आपको कश्मीर का जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, उसके बारे में। ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि कश्मीर में हर किसी की दास्तान बता रहा है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो कि एक जेनोसाइड जिनके साथ हुआ और जो कि डिस्प्लेस्ड ग्रुप है वर्ल्ड का, और 32 साल बाद भी दे रिमेन डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री। ये उन लोगों की कहानी है, उन्हीं की जुबानी है, उन्हीं के टेस्टिमोनियल्स हैं। And it is corroborated and supported with experts and historians and journalists and different kinds of people. Z5 पे रिलीज होने जा रही है डॉक्यू सीरीज। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल OTT पे जितने भी लोग जो ज़्यादातर OTT पे कंटेंट देखना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं जो रियलिटी है ना उससे एस्केप होना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा एक फैंटेसी वर्ल्ड कह लो या कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो शायद उतनी रियल ना हो, उतनी हार्ड हिटिंग ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सभी लोगों को नहीं कैटेगराइज करना चाहूँगी। तो आपको लगता है कि जो लोग OTT पे कुछ और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, पर मसाला देखना चाहते हैं, प्रोबेबली वो इस तरह की डॉक्यू सीरीज पसंद करेंगे? ये बड़ा बॉलीवुड टाइप की थिंकिंग है। ये मैंने मतलब ऑडियंस मूर्ख है, इडियट है, डम्ब है, उसका क्या है, वो तो एस्केप करती है, वो ये करेक्ट थिंकिंग नहीं है। कश्मीर फाइल्स ने प्रूव किया इस बात को, ताशकंद फाइल्स ने प्रूव किया इस बात को, और कश्मीर अनरिपोर्टेड भी प्रूव करेगा इस बात को। इसलिए मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। आज सब नंबर 1 OTT चैनल कौन सी है दुनिया में, आप बताइए? नेटफ्लिक्स। जी, नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा किस तरह के सीरियल्स हैं? सारी डॉक्यू सीरीज है, रियलिटी बेस्ड। उनकी जो सबसे पॉपुलर सीरीज हैं, शोज हैं, वो सारे या तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, डॉक्यू सीरीज हैं। क्योंकि आदमी जानना चाहता है। आज का जो आदमी है वो एस्केपिज्म के 50 जो आप फोन लेके बैठ जाइए थोड़ी देर, इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक है, आप एस्केपिज्म ही है। दुनिया भर के वीडियोस चलते हैं, आप ऊट पटांग, और आप एस्केपिज्म है। जो रील्स देखते हैं वो एस्केपिज्म है। तो आदमी जो है एस्केपिज्म के अलावा अब कुछ डिस्कवर करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कोई नई दुनिया को डिस्कवर करूं। जैसे अगर समझिए आ गया इट्स गुड टू बी वेजिटेरियन, लोग वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। अगर ये आ जाए व्हाई इट इज बैड टू बी वेजिटेरियन, वो भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू चाहते हैं और फिर अपने लिए डिसाइड करते हैं मेरे लिए क्या सही है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो डॉक्यू सीरीज चलती है, राइट, और क्राइम चलता है। तो ये जो है इसमें सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का क्राइम है, एक पजल है जो सॉल्व होती है, एक डॉक्यू सीरीज है। इसलिए मुझे लगता है ये एस्केपिज्म से भी बेटर है। और जिन लोगों ने द कश्मीर फाइल्स देखी हुई है उन लोगों के लिए क्या नया होगा द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड में? वो वही है जैसे एक लड़की की तस्वीर देखना और उसके साथ जिंदा रहना, दो चीजें हैं। कश्मीर फाइल्स ने आपको एक आइडिया दिया कि कश्मीर में क्या हुआ था, और ये आपको पूरी की पूरी कहानी बताएगा।
तो ट्रेलर और कहानी में जो फर्क होता है असली फिल्म में, वही इन दोनों में फर्क। और आपने इनफैक्ट एक और इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप पहले डॉक्यू सीरीज ही बनाना चाह रहे थे, फिल्म बनाने का यही idea हमारा बाद में पहला आया। प्रोडक्ट था। कश्मीर फाइल्स तो बन गई फिल्म, तो हमने सोचा कि चलो फिल्म ही बना लेते हैं इसकी, तो वो पता नहीं कैसे हो गई। अगर आपको देखिए, मैंने एक बार 2018 में, कब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 18 में या 19 में मैंने लिखा था ट्विटर में कि गिव मी टाइटल्स, और ये जो टाइटल था एक रिसर्चर हैं डिम्पल कॉल, उन्होंने दिया था कश्मीर अनरिपोर्टेड। ओके। और पहले उस फिल्म का ही नाम हमने सोचा था कश्मीर अनरिपोर्टेड रखते हैं, फिर मैंने उसको बचा लिया, मैंने कहा नहीं, ये डॉक्यू सीरीज के लिए रखूंगा, लेट इट बी कॉल्ड कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म के लिए आपने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी सालों की रिसर्च है द कश्मीर फाइल्स में, लोगों की रियल स्टोरीज हैं, हार्ड हिटिंग रियलिटी है, काफ़ी आई थिंक इमोशनली बहुत इफेक्ट करता है, किसी को डिस्टर्ब भी कर सकती है इतनी ज़्यादा रियल चीज़ें। तो आप किसी तरह का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कमज़ोर दिल के लोग ना देखें, या प्रॉबेबली किस तरह के लोग इसे ना देखें? मैं कहूँगा धूर्त किस्म के लोग ना देखें, जो पैदाइशी धूर्त हैं या जो बहुत ही मैनिपुलेटिव एजेंडा लेके यानी घुसे ही हुए हैं बस किसी तरह से लोगों से झूठ बोलना है, वो लोग ना देखें, क्योंकि उनको देख के भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान जिसके अंदर दिल है, जिसके दिल में धड़कन है, जिसके पास सांस है, जिसके पास भावनाएं हैं, जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो इस देश की संस्कृति हिस्ट्री से मोहब्बत करता है, जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, उस हर व्यक्ति को देखना चाहिए। और दिल कमज़ोर है तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तभी आपका दिल मजबूत बनता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी, अभी मैं 2 दिन जो मैंने न्यूज़पेपर बैक टू बैक देखा, कश्मीर के ऊपर ना काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिकल्स आए हुए हैं कि कश्मीर में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई, गवर्नमेंट कितने करोर्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है, सिनेमा हॉल्स अब कश्मीर में खुलने लगे हैं। इनफैक्ट आपने भी ये जो फ़िल्म बनाई, इसमें आपने कश्मीरी पंडितों की जो सफरिंग्स हैं, उन पे ज़्यादा दिखाया। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जितना कश्मीर पे खुल के बात की जा रही है, वो काफ़ी सालों तक नहीं की जा रही थी। तो आपकी तो फिल्म से क्या चेंज आया है? यही चेंज आया। एक फिल्म कैसे समाज को बदल सकती है, एक फिल्म कैसे एक पूरी स्टेट को चेंज कर सकती है, कैसे एक फिल्म विक्टिम्स को हील कर सकती है। आप गए कश्मीर अभी? मैं अभी कुछ ही दिन पहले ही गया था। आपने कश्मीरी पंडितों की वहाँ सिचुएशन देखी? आपको लगा कश्मीरी पंडित तो वहाँ रहते नहीं है, तो उनकी सिचुएशन देखने का, अच्छा, वहाँ तो हिंदू लोग तो रहते नहीं है वहाँ पे। ओके जी, तो आपको लगता है आपकी रहते हैं फिल्म पर से बहुत कम मात्रा में, ऐसे ही बस। आपकी फिल्म से कोई चेंज आया है कश्मीर में? कश्मीर में एक चेंज तो डेफिनेटली आया है कि जो यंग जनरेशन है वहाँ की, जो कश्मीरी जो मुस्लिम जनरेशन है, 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे, उनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ कभी पंडित रहते थे। राइट। ये फिल्म देख के उनको ये तो समझ में आया कि यार हमसे भी कुछ झूठ तो बोला गया है, और इस बारे में उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने पर्सनली बता सकता हूँ, इसके पहले कश्मीर में शायद ही मैं कई बार गया हूँ, कोई नहीं मिला था जिसने मुझसे बोला हो कि हम आपको जानते हैं, आपकी फिल्म देखिए। पर अब कश्मीर में मेरे बहुत सारे फैंस भी हैं। ओके। हाँ, मुझे बहुत सारे यंग लड़के सिर्फ लड़कियां मिलते कश्मीर हैं। में नहीं, आई थिंक वर्ल्ड ओवर आपके काफी नहीं, बाकी फैंस जगह हैं। देखिए नेचुरल भी है, लेकिन लोग सोचते हैं कश्मीर में हर कोई जो है वो नफरत करता होगा, दुश्मन होगा, ऐसा नहीं है। कश्मीरी यंग लड़के लड़कियां बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, और एंड दे कीप राइटिंग टू मी, मीटिंग मी, एंड दे लव माय वर्क, सो यस। लेकिन जहाँ पे फैंस की बात है और जहाँ पे जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी आता है, उसके साथ साथ वो लोग भी आते हैं जो शायद ये बोलते हैं कि आप एक तरफा कहानी बयां कर रहे हैं। आपको लग रहा है द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड के साथ भी इस तरह का क्रिटिसिज्म शायद आपको नहीं, ये एक तरफा ही है कहानी। ओके। कोई ऐसा कौन दुनिया में कोई स्टोरी टेलर के ऊपर है ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि वो दो साइड की कहानी सुनाए। अगर आप एक अमीर आदमी और गरीब की कहानी सुना रहे हैं, अगर आप गरीब आपका हीरो है, तो आप गरीब का ही तो दर्द सुनाएंगे, आप अमीर का क्यों सुनाएंगे? अगर एक अच्छे और बुरे आदमी के बीच में लड़ाई चल रही तो अच्छे आदमी की दास्तान तो सुनाएंगे, बुरा तो बुरा ही रहेगा ना। तो और वर्ल्ड में कोई एक इंसान ऐसा पैदा हुआ है जो दो साइड की कहानी सुना सकता हो, फिर वो कहानी नहीं है, वो तो ऐसे हो गया। तो जो स्टोरी टेलर है, मैं तो ये एक मैंने कब बोला कि भाई मैं दो तरफ की कहानी सुना रहा हूं? मैंने आपसे पहले बोला तो कश्मीरी पंडितों की कहानी है, राइट, लेकिन औरों की नहीं है। इसमें कश्मीर में जो पुलिस वाले मरे उनका दर्द नहीं है इसमें, जो आर्मी के लोग मरे उनका दर्द नहीं है इसके अंदर। लेकिन कल को मैं जब मेरा बड़ा मन है, मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। उनका जो सेक्रीफाइस है, ऐसा सेक्रीफाइस किसी ने देखा ही नहीं होगा, राइट। लेकिन वो सारे मुस्लिम लोग हैं,
तो अगर मैं कल को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ऊपर फिल्म बनाऊंगा तो आर्मी वाले थोड़ी शिकायत कर सकते हैं, आपने तो साहब एक ही साइड की कहानी बता दी, सफर तो हमने भी किया है, बर्फ में तो हम भी खड़े थे, ये कौन सी बात हुई। तो ये तो मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं। दो पक्ष की कहानी कोई बता ही नहीं सकता इस दुनिया में। मैं जिंदगी भर उस आदमी का गुलाम बन जाऊं जो स्टोरी टेलर एक साइड की कहानी और दो साइड की कहानी बता सकता हूं, संभव ही नहीं है। आप जानती हैं ऐसी कोई फिल्म जिसमें दो साइड की कहानी हो? आप भी आर्टिकल लिखेंगी, आप कभी लिख ही नहीं सकती जो दो साइड की कहानी बताता हो। कहीं ना कहीं तो आपका टिल्ट होगा ही होगा। कैसे हो सकता है भाई, एक जगह में एक मर्डर हुआ है, समझिए मर्डर पे कहानी है, तो उसमें दो साइड की कहानी कैसे हो सकती है? वो तो विक्टिम की कहानी होगी ना जी। पर मुझे आश्चर्य होता है कि लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। पर इस तरह के आर्टिकल्स भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, आपके पास भी आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे, जो लोग कहते हैं वो अपनी साइड पर मुझे भी आश्चर्य होता है कि मीडिया को नहीं, आपका भी तो अपना एक दिमाग है, आपको नहीं देखता ये बात कि ये कैसे मूर्खता भरी बात है। तो इस तरह की यानी कैसे दूसरा साइड आप चाहती है मैं टेररिस्ट लोगों की साइड दिखाऊं? इतने साल से बॉलीवुड वही तो कर रहा था, सारी फिल्मों में टेररिस्ट लोगों को तो जस्टिफाई कर रहा था। तो वो वन साइडेड जब बता रहे थे तब तो किसी ने नहीं बोला। आप कभी विशाल भारद्वाज जी से पूछती है कि साहब आपने हैदर में वन साइडेड स्टोरी क्यों दिखाई, हिंदुओं का पक्ष क्यों नहीं दिखाया? उनसे तो कोई ही नहीं सवाल करता है। तो ये सवाल यहाँ आने ही क्यों चाहिए? पहली बात तो आपकी जो चॉइस रही है एज अ फिल्म मेकर, जो टॉपिक्स आप चूज करते हैं हमेशा सोशियो पॉलिटिकल रहे हैं, चाहे ताशकंद फाइल हो, कश्मीर फाइल्स, अब द वैक्सीन वॉर भी आप बनाने जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, आप नॉर्मल बॉलीवुड लव स्टोरी या टिपिकल जो मसाला फिल्म होती है, पैसा वसूल जिसको कहते हैं, कुछ उस तरह की फिल्में आप बनाना रखने का सोचते हैं? भाई जो लोग पैसा कमाने आए हैं वो पैसा वसूल फिल्में बनाते हैं। हम आए हैं कुछ परिवर्तन लाने के लिए, हम आए हैं जो कहानियां कोई बता नहीं सकता वो बताने के लिए। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन जब फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में और आप भी जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने का जो अल्टीमेट आई थिंक गोल होता है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। हर कोई पैसे के लिए ही फिल्म बनाता है ताकि वो बिजनेस करे, ये तो पैसा आप कह कमाए। रही हैं ऐसा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप बॉक्स ऑफिस के लिए या पैसों ना के लिए फिल्म नहीं बनाते? मैं जितना पैसा मैंने लगाया है मैं उसको रिकवर करना जानता हूँ, उतना मैं रिकवर कर लेता हूँ। इसलिए मैं अपनी फिल्में बहुत कम बजट में बनाता हूँ। मैंने वैक्सीन वॉर कश्मीर फाइल से भी कम बजट में बनाई है, वो 15 करोड़ की थी, ये मेरे ख्याल से कुछ 11 या 11.5 या 12 ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ में पड़ेगी जाके फिल्म। तो आपका गोल क्या है जब आप फिल्में बना रहे हैं? आप किस लिए फिल्में बना रहे हैं? बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर। आप कवि से कैसे पूछ सकती हैं आप कविता क्यों लिख रहे हैं? आप एक पेंटर से ये सवाल कैसे पूछ सकती हैं कि आप पेंटिंग क्यों करते हैं? आप एक चिड़िया से ये थोड़ी पूछ सकती हैं कि तुम सुबह उठ के गाना क्यों गाती हो? एक फूल से पूछ सकती हैं कि तुम फूल क्यों बन रहे हो? बट जैसे मैं एक एंकर हूँ, मैं अल्टीमेटली आपको अपनी सैलरी, आपको पैसे चाहिए होते हैं आपको घर चलाने के लिए, अपनी बाकी चीज़ों के लिए। हाँ, तो मुझे अपना पैसा कमाना आता है, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए फिल्में बना रहा हूँ ऐसा नहीं। अगर पैसा कमाना होगा तो मैं फिल्में क्यों बनाऊंगा? मैं आपकी ये सब बातें क्यों सुनूंगा बैठ के यहाँ? मैं जब कुछ और, मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी, एडवर्टाइजिंग करूंगा, मैं कुछ और करूंगा जी। मैं काहे कुछ अपने नाम पे फतवे इशू करवा के, एक ऐसा पैसा कमाने का शौक किसको है कि आपकी जिंदगी दांव पे लगी है? आपको पता है मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं गया हूं एक बार भी। मैं कैद के अंदर रहता हूं, मैं एक जेल में रहता हूं। मुझसे बॉलीवुड ने पूरा आइसोलेट किया हुआ है। मुझे वहां कोई काम, अगर मैं काम करना भी चाहूं तो नहीं देगा। मैं क्यों बैठ के ये बेवकूफी के लोगों के सवाल सुनता रहूं, वन साइडेड, टू साइडेड, ये वो मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, ये मेरा नेचर है। सो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि ऐसे ही टॉपिक्स पे आप फिल्म बनाते रहेंगे, चाहे उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके लिए मायने नहीं रखता? नहीं, मेरे लिए फिल्म की पैसे की रिकवरी मायने रखती है, बॉक्स ऑफिस नहीं रखता। मैं बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म नहीं बनाता। बॉक्स ऑफिस के लिए बनाते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। मैं जनता के लिए बनाता हूँ। माई मेक पीपल्स फिल्म। मेरी फिल्म जिस साइज की उतने लोगों तक पहुंच जाए, मेरी बात काफी। और अगर थिएटर में नहीं रिलीज होगी तो मैं बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम की तरह उसे यूनिवर्सिटीज में दिखाऊंगा, गली गली घूमूंगा लेके। मुझे अपनी कहानी लोगों तक ले जानी है बस, चाहे वो किताबों से बोलूं चाहे फिल्मों से बोलूं। और किस तरह की कहानियां आपके दिमाग में हैं, जहन में हैं, जो आप आगे जिनके ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगे? मैं एक तो अभी वैक्सीन वॉर ही कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है डेली फाइल, जो पार्टीशन के ट्रूथ को आपके सामने लाएगी। उसके बाद मैं एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं महाभारत, तो हो भी सकता है कि मैं महाभारत ही बनाऊँ इसके बाद। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा महाभारत तो मैं उसको माइथोलॉजी की तरह नहीं बनाऊंगा। इफ आई हैव टू मेक इट देन आई विल मेक इट लाइक हिस्ट्री, क्योंकि मेरे दिमाग में महाभारत इतिहास है भारत का, और बिना महाभारत के इतिहास के भारत ही नहीं है। तो मेरे जो कैरेक्टर्स होंगे वो रियल होंगे। मेरे कैरेक्टर्स वैसे नहीं होंगे कि
जैसा लोग सोचते हैं माइथोलॉजी। आप किसी बड़े स्टार को लेंगे इस तरह की नहीं, फिल्मों मैं में? स्टार्स के साथ काम ही नहीं करता हूँ, मैं ही अपनी फिल्म का सबसे बड़ा स्टार हूँ। लेकिन अगर कोई बड़ा स्टार आपको अप्रोच करे कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल मैं करता ही हूँ, मिठुन चक्रवर्ती के साथ करता हूँ, मैंने नाना पाटेकर के साथ किया है, मैं एक फिल्म के लिए बच्चन साहब से भी मिला था, हो नहीं पाई वो फिल्म, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई स्टार अगर सरेंडर करने को तैयार है डायरेक्टर और राइटर को, तो मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर स्टार ये सोच के आता है कि वो मुझसे बड़ा है और वो ही फिल्म को चला रहा है, तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता काम। जी, थैंक यू सो मच Thank you. विवेक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank लगा। you, thank you. और मैं चाहती हूँ जाते जाते एक बार फिर से पंजाब केसरी नवोदय टाइम के व्यूअर्स को बता दीजिए द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड वो क्यों देखें? कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड सबसे पहले तो आप इसलिए देखिए क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपका एक दिल है, आपका एक दिमाग है। दूसरा इसलिए देखिए कि आप एक भारतीय हैं। तीसरा आप इसलिए देखिए क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो आप एक ऐसी कहानी, एक भारत कैसे सच को मिस कर जाएंगे जो आगे जाके आपके बच्चे, आपके पोते नाती आपको उसके लिए माफ नहीं करेंगे। 32 साल में जो गुनाह बाकी लोगों ने किया है इस कहानी को छुपाने का, दबाने का, कम से कम आप तो ना करिए। आप इसको देखिए और जाके लोगों को बताइए कि आपने क्या देखा। तो जरूर देखिए द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, जो कि एक डॉक्यू सीरीज है, रिलीज होने जा रही है 11 अगस्त को ZEE5 पे। ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।